चलो आज अपने गौरव और सम्मान की बात करते हैं, अपने राष्ट्र की बात करते हैं, जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की। ऐसी ही वीरता की कहानी कारगिल विजय की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा एकेडमी कन्नौज। दोस्तों, कारगिल युद्ध के पीछे की जो रणनीति थी पाकिस्तान की, वो बहुत पुरानी रणनीति थी उसकी, कि हम लोगों ने जो उसको 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला करके जो हमने सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र पर पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, और उस युद्ध में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो परवेज मुशर्रफ ने निभाई थी। और उस समय पाकिस्तान की हार के कारण पाकिस्तान की आर्मी को बुर्खा और चूड़ियां पहनाने की बात वहां के पाकिस्तान के लोगों ने की थी। इस वजह से परवेज मुशर्रफ हमारे प्रति चिड़ा हुआ था, और जिसके कारण हमें बहुत सारी पहलुओं का सामना करना पड़ा। ये परवेज मुशर्रफ बहुत ही, कह सकते हैं उसके बारे में कि एक बहुत ही बेकार, नालायक और बदतमीज टाइप का व्यक्ति था, जिसने हमें कमजोर आंकने की कोशिश की। लेकिन हमने अपने उस बदतमीज और नालायक बेटे को, पाकिस्तान को, फिर से एक बहुत बड़ा सबक दिया और साबित किया कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अभी तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि बाप से सामना कर सको, बाप से लड़ने आ सको। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही कहानी थी कि जब क्या हुआ कि 1998 में परवेज मुशर्रफ जो था वो पाकिस्तानी सेना का जनरल बन जाता है। ऐसे में वो प्लानिंग करता है सियाचिन ग्लेशियर को वापस करने की, यानी कि वो चाहता है कि वो जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको वापस ले लिया जाए। पूरी की पूरी प्लानिंग बनाता है, सारी प्लानिंग बनाता है। और इधर क्या था, उस समय 1998 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ में सारी बातें जो हैं वो भुला करके एक अच्छे नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। और उस समय जो पाकिस्तान के पीएम थे नवाज शरीफ, और उनमें दोनों में वार्तालाप हुई, जिसके बाद में हमने लाहौर समझौता का निर्णय लिया। यानी कि 21 फरवरी 1998 को हमारे जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनके द्वारा लाहौर बस यात्रा की गई। हमारे देश के नामचीन जो राजनेता थे वो पाकिस्तान जाते हैं और वहां पर एकता की बात करते हैं। ऐसे में ये जो नालायक बेटा पाकिस्तान है, जिसको मैं नालायक बेटा बोल रहा हूं क्योंकि ये भारत से ही निकला हुआ है, और इसको सबक सिखाने का काम हम लोग समय समय पर करते रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। इसने क्या किया, इसने इतना बड़ा धोखा दिया हमको कि जिसके बाद में ये पूरा का पूरा कारगिल युद्ध बना, और जिसमें हमने अपने बहुत सारे जवानों को खो दिया। तो होता क्या है कि लाहौर की बस यात्रा हुई और हमने पाकिस्तान से मित्रता का हाथ बढ़ाया। उधर क्या होता है, उधर सियाचिन के ग्लेशियर पर, सियाचिन की ग्लेशियर जो 1984 में सियाचिन युद्ध हुआ था, यानी कि हमने, भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चला करके जो पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ दिया था। उसके बाद में जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके जो 3 दर्रे हैं, गेसर ब्रूम, बिलाकोंडला और साल्टेरो, इन पर भारत का कब्जा हो गया। और इसके बाद में एक दर्रा था ग्योंगला दर्रा, जिस पर पाकिस्तान का अभी भी कब्जा है। इसके बाद में जो बिलाकोंडला और सियाला दर्रा जो है, इन पर भारत का कब्जा हो चुका था। और ये सारी की सारी कहानी कि वो किस प्रकार से सियाचिन को वापस लाना चाह रहा था, इसलिए हम आपको इस चीज को मैप के माध्यम से बताते हैं। तो जो परवेज मुशर्रफ ने जो प्लानिंग बनाई थी वो बहुत ही खतरनाक प्लानिंग बनाई थी। उसने कुछ अपने जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनके साथ मिलकर के जो उसने कहानी रची थी, वो उसका जो प्लान था वो ये था कि देखिए दोस्तों, ये वाला जो पूरा क्षेत्र था, जैसे ये है एलओसी का क्षेत्र, ये यहाँ से एलओसी का क्षेत्र है, और इधर से हमारा जो है वो सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है। अब वो इस क्षेत्र पर कब्जा लेना चाह रहा था। तो हमारा देखिए, हमारा ये श्रीनगर से लेकर के ये जो रास्ता है, ये जोजिला पास से होते हुए द्रास के क्षेत्र में जाता है, कारगिल के क्षेत्र में जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर ये
लेह के क्षेत्र में जाता है और लेह से जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र में हमारे जो सैनिक हैं जो सुरक्षा करते हैं वहां तक उनके लिए सारी सुविधाएं, भोजन और उनकी जो भी सुविधाएं वहां पर जरूरत के लिए होती हैं वो पहुंचाई जाती हैं। यानी कि उन सुविधाओं को यहाँ से श्रीनगर से एक ट्रक द्वारा लोड करके और इस रास्ते से, जिसको हम लोग कहते हैं NH-1A, क्या इसका रोड का नाम है? NH-1A इस रोड का नाम है। इस रोड के माध्यम से यानी कि इस नेशनल हाईवे के माध्यम से हमारा सारा सामान ले जाता है और लेह के पास से हम सारा का सारा सामान जो हमारा जो लेह से जो सारा सामान है वो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचाते हैं। अब ऐसे में इसका जो विचार बना वो परवेज मुशर्रफ का दिमाग ये था कि अगर वो, जैसे कि ये देखिए यहाँ से ये जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एकदम पास में है और ऐसे में उसने ये प्लान बनाया कि अगर हम भारतीय सेना का ये सड़क से संपर्क समाप्त कर दें तो ऐसे में भारतीय सेना लेह तक अपना कोई सामान नहीं पहुंचा पाएगी और इस प्रकार से कोई भी सामान सियाचिन के सैनिकों तक नहीं पहुंचेगा और हम आसानी से सियाचिन ग्लेशियर को जीत लेंगे। प्लानिंग में उसने बहुत सारी चीजें की और इधर समझिए दोस्तों, इसको इधर समझिए कि देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर टाइगर हिल थी, ठीक है, और इसके बाद में ये यहाँ पर द्रास क्षेत्र था। द्रास क्षेत्र दरअसल में जो सबसे ज्यादा भीषण युद्ध हुआ था कारगिल युद्ध का वो द्रास क्षेत्र में हुआ था और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए ये कारगिल का क्षेत्र है, ठीक है, और ये जो है वो काक्शर का क्षेत्र है। इन्हीं सारे क्षेत्रों पर ये जो युद्ध था वो बेस्ड था, यानी कि भारतीय क्षेत्र की 141 पोस्टों पर जो पाकिस्तानी सेना थी उसने कब्जा कर लिया था। तो देखिए किस तरीके से था। तो दोस्तों हम इस क्षेत्र को समझते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्षेत्र रहेगा, इस मैप के माध्यम समझते हैं। ये हमारा कारगिल का क्षेत्र है और ये कारगिल का क्षेत्र है, इसके बाद में ये हमारा लद्दाख का क्षेत्र है और ये हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ये जो ट्रायंगल शेप में आपको दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल शेप में ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा नालायक बेटा है वो चाइना की गोद में जाकर के बैठ गया है। अब वो हर काम चाइना के साथ में मिलकर करना चाहता है। ऐसे में अगर ये क्षेत्र हमने खो दिया तो यहाँ पर बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं जिसके माध्यम से पाकिस्तान और चाइना जो है वो सीधे संपर्क जो है वो एक दूसरे से बना लेगा और हमारे भारतीय क्षेत्र के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। इसलिए जो सियाचिन ग्लेशियर है उसका हमारे लिए बहुत ही जो उसका इंपॉर्टेंस है उसकी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और इस कारण हम बहुत सारा खर्चा करके भी अपने इस क्षेत्र की स्वाभिमान के साथ में रक्षा करने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है वो इधर का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, यानी कि LOC के नाम से जाना जाता है। और जो चाइना के कब्जे में है इसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के नाम से जानते हैं। अब यहीं से यहाँ से जम्मू कश्मीर से ये जो क्षेत्र है यहाँ तक हम लद्दाख तक अपना सारा का सारा सामान पहुंचाते हैं। ये है हमारा NH-1A, ठीक है। इस नेशनल हाईवे के माध्यम से हम सारा सामान सियाचिन के ग्लेशियर तक पहुंचाते हैं, यानी कि सारा सामान हमारा जम्मू कश्मीर पहुंचता है श्रीनगर से, फिर हम NH-1A के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो दोस्तों जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तब यहाँ का तापमान -50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ऐसे में जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई पर बहुत सारे सैनिक जो होते हैं वो नीचे घाटियों में उतर आते हैं और पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ ने ये प्लान बनाया कि जिस समय जनवरी फरवरी के महीने में भारतीय सेना के जवान, जैसे कि ये जो टोलो लिंग पहाड़ी थी यहाँ पर इस क्षेत्र में, टोलो लिंग पहाड़ी थी इस क्षेत्र में, तो टोलो लिंग पहाड़ी से जिस समय जो भारतीय सैनिक है वो सर्दियों के कारण, बर्फबारी के कारण नीचे उतर आएंगे, ऐसे में हम भी नीचे उतरने की बजाय हम अपने सारे के सारे सैनिक वहां पर चढ़ा देंगे और इस प्रकार से इस तेजी से इस सड़क पर आक्रमण करके और ये जो नेशनल हाईवे है इसका संपर्क हम तोड़ देंगे और संपर्क तोड़ने के बाद में हम इन क्षेत्रों पर कब्जा जमा लेंगे और जिसके बाद में सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ में कुछ और क्षेत्र भी हमारा हो जाएगा। ये
जो वहां का परवेज मुशर्रफ था उसकी सारी की सारी प्लानिंग थी, और जिसके बाद में उसने वैसा ही किया। और ऐसा करने के बाद में उसने अपने सारे के सारे सैनिक वहां पर चढ़ा दिए, लेकिन भारतीय सैनिकों को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक चरवाहा था, चरवाहे के द्वारा ये जानकारी आर्मी को दी गई, और ये जानकारी भारतीय आर्मी को 3 मई को मिली। यानी कि फरवरी में लाहौर बस यात्रा हुई, हमने सारी की सारी शिमला लाहौर समझौता कर लिया, और सारी की सारी बातें जो है वो ठीक ठीक चल रही थी। ऐसे में जो पाकिस्तानी सेना थी, पाकिस्तानी सेना इससे ज्यादा धोखा क्या कर सकती है? जब लड़ना ही था तो सामने सामने आ जाते। इतनी तो तुम्हारी औकात है नहीं कि तुम सामने से आके लड़ लो। फिर तुम रोना रोते हो जाकर के सारी जगह पूरे विश्व पटल पर कि भारत ने हमारे साथ ऐसा किया, भारत ने हमारे साथ वैसा किया। तुम रोने वाले काम ही करते हो, तुम्हारे तो कान के नीचे 10 और लगा जाते तब तुम सही हो जाते। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा ही हम लोग सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज और नालायक बेटा निकला है, जो हमारे साथ में ये धोखेबाजी दुश्मनों के साथ में मिलकर के करता रहता है। ऐसे में ही 3 मई को ये सारी की सारी जानकारी भारतीय आर्मी को मिली। भारतीय आर्मी पूरी की पूरी सख्ते में आई, और सख्ते में आने के साथ में उसने पूरी की पूरी जानकारी जुटाई और अपने 4-5 सैनिकों को उस पहाड़ी पर भेजा। और जैसे ही वो इस पहाड़ी पर गए, यानी कि टोनो हिल, जो टोलो लिंग पहाड़ी थी, उस पर जैसे ही हमारे भारतीय सैनिक गए और उन सैनिकों पर तेजी से भारतीय जो पाकिस्तानी सेना थी वहां के लोगों ने तेजी से फायरिंग की, और हमारे वो सारे के सारे सैनिक शहीद हो गए। ऐसे में हमारे कुछ जाबाज वीर सैनिक रहेंगे, उन्होंने अपने बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं साहस का परिचय देते हुए इन सब चीजों को प्लान बनाया, और भारतीय सेना ने, यानी कि भारतीय जो स्थल सीमा थी, इसने ऑपरेशन विजय के नाम से ऑपरेशन चलाने के बारे में सोचा। और दोस्तों इस क्षेत्र पर, यानी कि जो टोलो लिंग पहाड़ी थी, इस क्षेत्र पर पूरी की पूरी जो पाकिस्तानी सेना थी वो आकर के आ गई। अब ऐसे में हम लोगों ने प्लान बनाया कि जो यहाँ से यदि हमारे सैनिक जाते हैं, इससे जो उन्होंने हमारे यहाँ से कब्जा किया हम यहाँ से करेंगे, और यहाँ से पीछे जाकर के इस पाकिस्तानी सेना को घेर लेंगे और मार देंगे। ऐसे में जब भारतीय राजनीति के जो बड़े लीडर थे उनको ये जानकारी मिली कि जो ऑपरेशन विजय के तहत हम लोग इधर से जाने की प्लानिंग बना रहे थे, ऐसे में भारतीय मीडिया, जो भारतीय राजनेता थे, भारतीय राजनेताओं ने इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी कि आप इधर से एलओसी पार करके नहीं जाएंगे, आपको हमारी तरफ से ही लड़ना है। क्योंकि उस समय 1998 में ही हमने परमाणु परीक्षण किया था और हम परमाणु संपन्न देश हो गए थे, और ऐसे में दूसरे देश के लोग भी हमारे ऊपर कई बार विरोध भी किए थे। ऐसे में हमारा एलओसी में जाकर के और वहां पर अटैक करना, फिर हम गलती में आ सकते थे, ऐसा हमारे राजनेताओं ने सोचा। अब ऐसे में होना क्या था, भारतीय सेना इन पहाड़ी, अब आप ही समझिए कि भारतीय सेना का किस तरीके से, अब कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और यहाँ से हमारे सैनिक जाकर के यहाँ से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ का एक सैनिक भी यहाँ के 20 सैनिकों के बराबर हो सकता है। ऐसे में ये जो युद्ध था ये लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर हो रहा है, 18,000 फीट की ऊंचाई पर। दोस्तों ये इतनी मुश्किल जगह हो जाती है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, और ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ में यहाँ पर सांस फूलने लगती है, और ऐसे में लगभग 15 से 20 किलो वजन लेकर के, यानी कि राइफल का वजन और प्लस वहां पर बहुत सारे जो जरूरत का सामान है, कारतूस वगैरह, ग्रेनेड वगैरह, मोटर वगैरह लेकर के हमारे सैनिक वहां पर चढ़ेंगे, और चढ़ने के साथ में मतलब थकना तो दूर, चढ़ने के साथ में वहां पर उनको लड़ना है, तेजी के साथ फायरिंग करनी है। दोस्तों हम लोग खाली चढ़ने में इतना हमारी हालत खराब होने वाली है, और ये हमारे जाबाज सैनिक 20 किलो वजन लेकर के ऊपर जाएंगे और अपने उस ऊपर बैठे दुश्मन से लड़ना है इनको। ये ऑपरेशन विजय बहुत ही खतरनाक था, और उस समय जो पाकिस्तानी सेना थी उसने अपना दबदबा उस क्षेत्र में बना लिया था। वो जाकर के ऊपर में अपनी पोस्ट बना चुके थे, वहां पर अपने बंकर स्थापित कर चुके थे। अब ऐसे में हमारी जो सेना थी उसके पास बहुत बड़ा टास्क था, अब उसे पीछे से ना जाकर के अब सामने से जाकर के लड़ाई लड़नी थी। अब ऐसे में दोस्तों बहुत मुश्किल था कि, लेकिन हमारे जो देश के सैनिक हैं वो हार मानने वाले कहाँ हैं। हमने बहुत ज्यादा ध्यान से सारी की सारी प्लान बनाया,
और प्लान बनाने के बाद में दोस्तों मैं ऐसे कुछ जाबाज सिपाहियों की बात करता हूं कि जैसे एक थे कैप्टन हनीफुद्दीन। मैं बात करता हूं कैप्टन हनीफुद्दीन की। शायद आपने कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो ना सुनी हो, लेकिन आपको इन जाबाज सिपाहियों का नाम याद रखना चाहिए। कैप्टन कैप्टन हनीफुद्दीन। दोस्तों ये जो कैप्टन हनीफुद्दीन थे, इन्होंने सीडीएस क्रैक करके यानी कि दिल्ली में अपनी पढ़ाई की और ये इतने अच्छे स्टूडेंट थे, लोग इन्हें मिस्टर शिवाजी कह करके बुलाते थे। इन्होंने सीडीएस का एग्जाम निकाला और भारतीय सेना में शामिल हो गए। ऐसे में इन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग भी ले रखी थी और राजपुताना रेजिमेंट जो थी 11 बटालियन, राजपुताना जो रेजिमेंट थी उसकी 11 नंबर की जो बटालियन थी उसकी ये हिस्सा बने और उन्हें वहां पर ये जिम्मेदारी मिली कि आपको पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाना है और आपको इस प्रकार से वहां ऊपर जाना है। ऐसे में अपने सैनिकों को लेकर के ये जब पहाड़ी पर चढ़े और जैसे ही पहाड़ी पर ये ऊपर जाते हैं, टोलोनिन जो पहाड़ी थी उसके पास जाते हैं जैसे ही, और वहां पर जाते ही पाकिस्तानी सेना तेजी से फायरिंग शुरू कर देती है। अब ऐसे में एक कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने साथ में अपने सैनिकों की जान बचाए। ऐसे में कैप्टन हनीफुद्दीन अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि तुम लोग वापस जाओ और वापस जाकर के हम दूसरे किसी प्लान से अटैक करेंगे, यहां से जीतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और हम इस सेना को संभालते हैं, तब तक आप नीचे उतर जाओ। ऐसे में जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं साहब हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन जो जाबाज सिपाही थे हनीफुद्दीन, उन्होंने कहा ऑर्डर देना तुम्हारा काम नहीं है, ऑर्डर देना मेरा काम है और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी आप यहां से नीचे जाइए। अब ऐसे में वहां पर पूरा का पूरा मोर्चा अकेले कवर करने का यानी कवर फायरिंग का मोर्चा जो था वो कैप्टन हनीफुद्दीन ने संभाला और कैप्टन हनीफुद्दीन ने वो मोर्चा संभाला जिससे हमारे बाकी के सैनिक जो थे वो नीचे उतर कर आ गए। अब ऐसे में जो कैप्टन हनीफुद्दीन थे उनको वहां पर गोली लगी और वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों जो कैप्टन हनीफुद्दीन थे, इनका जो शव था वो 42 दिनों तक वहां पर ऊपर पहाड़ी पर पड़ा रहा और 42 दिनों के बाद में जब हम ये युद्ध जीत गए उसके बाद में इनका शव वहां से उतारा गया। दोस्तों हमारे ये वीर सैनिकों के बारे में हम जितना ही कहें उतना कम हो सकता है और इन्हें हमने बाद में वीर चक्र से सम्मान मिला इनको और वीर चक्र से सम्मानित होकर हमारे देश के लिए ये एक हमेशा के लिए सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले व्यक्ति बने। और इसी साथ में जो कैप्टन हनीफुद्दीन जैसे लोग हैं, हमें हमारे देश के बहुत सारे मुस्लिमों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और बहुत सारे जो अन्य धर्म के देशवासी हैं उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि धर्म के आधार पर हम कभी भी राजनीति ना करें, क्योंकि एक सिपाही का कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय नहीं होता, वह सिर्फ देश के लिए लड़ता है, देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करता है। मैं दोस्तों बात करता हूं ऐसे ही एक वीर सिपाही की जिसका नाम था कैप्टन कैंगरूज। और जो कैप्टन कैंगरूज थे उनके बारे में अगर हम बात करें, कैप्टन कैंगरूज दोस्तों ये नागालैंड के रहने वाले थे और इनकी फैमिली से पहले ही आर्मी में लोगों ने ज्वाइन कर रखा था, अपनी जो परिवार था उससे पहले से ही बहुत ज्यादा प्रेरित थे। कैप्टन कैंगरूज की जो वीरता की कहानी है वो और भी ज्यादा दिल दहलाने देने का काम करती है। दोस्तों ये कैप्टन कैंगरूज जो थे वो सीडीएस पास किया और अफसर बने। राजपुताना की ही दूसरी बटालियन के ये कैप्टन बने और यहां पर इन्हें जिम्मेदारी मिली कि आपको टोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करना है। ऐसे में इन्होंने भी कमांडो की ट्रेनिंग ली हुई थी और अपने जो बटालियन थी, सैनिक थे, उनको साथ में लेकर के आगे बढ़े कि जो टोलोलिंग जो हिल्स थी उस पर ये जब चढ़ रहे थे तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल यानी कि एकदम खड़ा सा ढाल और खड़े से ढाल के बाद में यानी कि लगभग 150 मीटर ऊपर चढ़ेंगे और जिसके बाद में चढ़ने के बाद में सीधे इनको पाकिस्तानी सेना से सामना करने को मिलेगा। ऐसे में कैप्टन कैंगरूज आगे बढ़ रहे थे और जो जूता होता था, जिन्होंने जूता जो पहन रखे थे वो बहुत ज्यादा सख्त थे जिससे पहाड़ी पर चढ़ने में इनको ग्रिप नहीं मिल रही थी। ऐसे में जो इन्होंने कहा
कि जो बाकी के जो लोग हैं, ऐसे में सबने कहा कि पाकिस्तानी सेना जो थी ग्रेनेड चला रही थी और इनके ऊपर ग्रेनेड मोटर लगी और इनके पेट में जाकर के लगी, जिससे पेट से इनके ब्लड टपकने लगा, खून बहने लगा। ऐसे में इनके सैनिकों ने कहा कि सर अब आप पीछे हट जाइए, अब हम जाकर के आगे मोर्चा संभाल लेंगे। ऐसे में इन्होंने कहा कि हम अभी लड़ने के लायक हैं और जब तक इस हमारे जान में सांस है तब तक हम इन पाकिस्तानियों को सबक सिखा के ही मानेंगे। ऐसे में वो पहाड़ी पर चढ़ते हैं ऊपर से और चढ़ करके एक रॉकेट लॉन्चर जो होता है उसको अपने पास बांध लेते हैं। इसके बाद में जो यहाँ का इनके पास एक खंजर वाली, जो आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी, खंजर वाली जो बंदूक जैसी होती है उसको बांध लिया इन्होंने। ऐसे में जब ये ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे तो इन्होंने अपने रास्ते में ही अपने जूते जो थे वो उतार करके फेंक दिए और जैसे ही ये ऊपर चढ़े तो इन्होंने देखा पाकिस्तानी सेना के 2 जवान खड़े हैं और इन्होंने उन सेना के ऊपर जो रॉकेट लॉन्चर था उसको दाग दिया। जैसे ही रॉकेट लॉन्चर दागना था कि उन दोनों जो पाकिस्तानी सेना के सिपाही थे उनका खोपड़ी उड़ी चली गई। ऐसे में ये ऊपर चढ़े और इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की, जिसमें पाकिस्तान के सेना के बहुत सारे जवान थे जो इन पर भी गोली चलाने लगे। ऐसे में अब इनके पास कोई चारा ना था, इन्होंने खंजर उठाया और खंजर से ही, उसी खंजर से दोनों सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसे में दोस्तों इनके भी बहुत सारी गोली लग चुकी थी और ये वीर गति को प्राप्त हो गए और इसी वीर गति के साथ में इन्हें परमवीर का सम्मान मिला, परमवीर चक्र का सम्मान मिला और परमवीर चक्र के सम्मान के साथ में कैप्टन कैंगरूज भारत के बलिदानों की जो पहचान है भारतीय सैनिकों की, उसी के साथ में इनका भी नाम जुड़ गया। ऐसे में हमारे जो जाबाज सैनिक थे उन पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई। अब जो आगे की जिम्मेदारी थी वो कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंप दी गई। आगे चल करके जो विक्रम बत्रा थे उनको ये सारी जानकारी मिली और इतने में जो हमारे कैप्टन कैंगरूज थे उनकी वजह से जो हमने टोलोलिन जो पहाड़ी थी उस पर हमने कब्जा कर लिया और हमें आगे बढ़ना था। ऐसे में अब विक्रम बत्रा को जानकारी मिली कि वहां पर जो .5140 नामक जो पॉइंट की पहाड़ी थी, हमें उसको जीतने के लिए विक्रम बत्रा को जिम्मेदारी दी गई। विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को इस जीत को, यानी कि जो .5140 पॉइंट की जो पहाड़ी थी उसको जीत लिया। ऐसे में इनकी वीरता को देखते हुए इन्हें आगे एक और जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो आगे की पहाड़ी थी 4857, यानी कि जो पहाड़ी थी उसका नाम है, यानी कि पॉइंट के पहाड़ी के नाम दे दी जाते हैं कि .4857 जो पहाड़ी थी उसकी जिम्मेदारी मिली। दोस्तों विक्रम बत्रा ने उसको भी जीत लिया। 7 जुलाई 1999 को इन्होंने इसको जीत लिया और लास्ट में सोच क्या लिया था, या तो मैं अपने देश के लिए तिरंगे में लिपट कर घर जाऊंगा या फिर मैं यहाँ पर जो झंडा है उसको लहरा कर जाऊंगा। दोस्तों विक्रम बत्रा जो थे, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। विक्रम बत्रा ने जो पहाड़ी थी, ठीक है, .4857 वहां पर अपना तिरंगा भी लहराया और तिरंगा से लिपट कर भी आए और उन्होंने पूरे की पूरी जो चीजें थी उसको एक ऐसा कहानी लिख गए कि जब तक उनके अंदर सांसें रही तब तक उन्होंने वहां के जो पाकिस्तानी कबीला या पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनको वहां से खदेड़ने में इन्होंने बहुत हद तक कामयाबी पाई और वहां पर इन्होंने तिरंगा झंडा भी लहरा दिया। तब तक जो हमारे आर्मी की अन्य फोर्सेस भी वहां पर पहुंच गई और तब तक जो विक्रम बत्रा थे उनको वीर गति की प्राप्ति हो चुकी थी और भारतीय सेना में बाद में इन्हें भी वीर जो परमवीर चक्र था वो मिला। आगे चल करके आपने जो योगेंद्र सिंह यादव है, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले जो भारतीय जाबाज सिपाही हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा, जिनके 18 गोलियां लगी लेकिन फिर भी वो जाबाज सिपाही अपने देश के लिए लड़ते रहे, अपने जब तक एक एक सांस रही और देश को लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उन पाकिस्तानियों को खदेड़ा उन्होंने। और खदेड़ने के बाद में फिर भी आज हमारे बीच में कैप्टन जो योगेंद्र सिंह यादव हैं वो आज भी हमारे बीच में हैं और फिर भी ये हिम्मत ही होती है दोस्त, ये हिम्मत ही होती है कि जो हमारे देश का जवान है, हमारे देश का सिपाही है,
वो आखिरी सांस तक लड़ता है, अपने जीवन की परवाह न करते हुए हमारे देश की इस मातृभूमि की रक्षा करता है। इस चीज को हमें समझना होगा। बात करते हैं अगर सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो माइनस में 50 डिग्री टेम्परेचर है, और जो युद्ध था वो कारगिल के क्षेत्र का तो जिला पड़ता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई थी वो अंत में कारगिल क्षेत्र पर थी, और कारगिल क्षेत्र के द्रास क्षेत्र पर इसका सबसे ज्यादा भयानक मंजर देखने को मिल रहा था। और इस क्षेत्र में जो यहाँ पर ये सड़क थी, सड़क पर पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा हो चुका था, और यहाँ से कोई भी निकल रहा था तो वो सीधे खोपड़ी में गोली मारने का काम कर रहे थे। और ऐसे में पहाड़ पर चढ़ करके हमारे देश की आर्मी ने विजय प्राप्त की। ऐसे में जो भारतीय वायुसेना थी, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाने का काम किया था, जो कि 26 मई 1999 को चलाया था। भारतीय थल सेना ने विजय ऑपरेशन चलाया था 19 मई 1999 को। ऐसे में 26 जुलाई का वो दिन था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा कर दी कि हमने जो हमारा ऑपरेशन विजय था वो सक्सेसफुल रहा, और हमने अपने सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और जो द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स योगेंद्र यादव को कहा जाता है, उन्होंने आखिरी सांस तक रहते हुए अपनी जो टाइगर हिल्स थी वहां पर झंडा लहराने का काम कर दिया था। इस प्रकार से भारतीय वीरों के, भारतीय जाबाज वीरों की, जो सिपाहियों की जो कहानी थी वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी। हमारे जो देश के सैनिक हैं वो पहाड़ों पर लड़ने के लिए विश्व में सबसे ज्यादा जाने जाने लगे, और हमने पाकिस्तान को फिर से जमीन चटा दी, फिर से हमने उसको नाको चने चबा दिए। और ये बदतमीज आज भी, ये बहुत नालायक बेटा है देश का, ये देश से अलग होकर के दुश्मनों की गोद में जाकर के खेल रहा है, और इसको हम ऐसे ही समय समय पर सबक सिखाने का काम करते रहेंगे। बेटा अभी संभल जाओ, वरना जिस दिन चाहेंगे उस दिन कुछ ही समय में लाहौर पर और इस्लामाबाद पर भी भारतीय तिरंगा लहरा रहा होगा। इसलिए अगर आप नहीं संभलते हैं तो संभल जाइए, पिताजी की इज्जत करिए। ठीक है, आप इस देश से ही बने हैं और इस देश का सम्मान करिए, और सम्मान करने के बाद में अगर आप इतना सबक नहीं सीखते हैं ना, तो हमारे भारतीय सैनिक हैं वो आपको ऐसे ही हमेशा सबक सिखाते रहेंगे, ऐसे ही आपको धूल चटाते रहेंगे। दोस्तों, इतनी निगेटिव परिस्थिति में भी भारतीय जाबाज सिपाहियों के लिए हम दिल से सैल्यूट करते हैं। वो हमारी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे, अपने प्राणों की आहुति देकर के हमारी मातृभूमि की रक्षा की, और इसी उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और हमारा जो उसका जो उद्देश्य था सियाचिन को छीनने का, वो पूरी तरीके से हमने विफल कर दिया, और इसी के साथ में हमारा जो क्षेत्र था वो बना रहा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो ये सारी जानकारी अपने दोस्तों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।